हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी हम एम लक्ष्मीकांत का जो नाइन्थ पार्ट है अदर कॉन्स्टिट्यूशंस डायमेंशन उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस कर रहे थे। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस का हमारा चैप्टर 64 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किए गए थे और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया, मतलब क्या क्या अमेंडमेंट था। ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे और उसमें वो क्यों अमेंडमेंट किए गए थे, ऐसा क्या रीजन था कि 97 अमेंडमेंट के तहत हमने क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ZT तक में क्या क्या मेंशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे इसके बारे में। तो आज हमारा लेक्चर ये भी चैप्टर 64 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 65 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था इसमें यही डिस्कस किया था कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में किया गया था, 2011 में ऐड करने के बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है बनाया था। तो देखिए, आर्टिकल 19 के तहत क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने एक फंडामेंटल राइट बना दिया था। आर्टिकल 43B के तहत क्या है जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें एक नया इनको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके प्रमोशंस के लिए हमने क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किया। और अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में पार्ट बी एक नया जो पार्ट था उसको हमने क्या है पार्ट 9 के अंदर 9B के अंदर हमने क्या है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, जो कि आर्टिकल 243 ZH से लेकर के आर्टिकल 243 ZT तक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। फिर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में कि इसमें हमने जो डिस्कस किया था इनकॉर्पोरेशंस ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटी, जिसे हम सहकारी समिति का निगमन भी कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ब्रॉड मेंबर्स के बारे में, जिसमें कि 21 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व था। 5 साल का उनका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करी थी। फिर सुपरविजन एंड सस्पेंशन के बारे में डिस्कस किया था। ऑडिट एंड रिपोर्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग में 6 महीने में कम से कम इसकी एक मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि क्या रीजन थे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में किया गया था। तो इसका पहला रीजन था, इसमें हम मेनली 3 रीजन बात करेंगे। पहला रीजन होगा हमारा, जो पहला रीजन था इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, मतलब जवाबदेही और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के लिए 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। दूसरा रीजन था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब संवैधानिक ढांचा और राज्य विधान के लिए। और तीसरा था सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए जो कमिटमेंट था उसके रिफॉर्म के लिए, यानी कि सुधार के लिए जो केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता थी उसके लिए। तो ये 3 रीजन की वजह से हमने 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म के बारे में। तो इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सिग्निफिकेंस यानी कि जो महत्व है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है किसके लिए, नेशनल इकोनॉमिक्स, यानी कि जो नेशनल इकोनॉमी यानी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, राष्ट्र अर्थव्यवस्था के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए, जो भी उसकी कमजोरियां हैं उसको दूर करने के लिए, और अगर हम सेफ गार्ड मेंबरशिप की बात करें तो उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत थी। तो इसीलिए हमने 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने ऐड किया। दूसरा देखिए, इसी में एक पॉइंट और देखने को मिलेगा कि जो भी यानी कि इंस्टेंस जो भी पोस्टपोन्ड इलेक्शंस थे, प्रोक्लेम्ड की बात करें, जो टेनवर थे नॉमिनेटेड ऑफिसर्स के बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म को क्या है मैनेज किया जा सके, सही तरीके से प्रॉपर वे में मैनेजमेंट हम कर सके उनकी अकाउंटेबिलिटी प्रोफेशनलिज्म को। तो उसके अंदर जो भी नॉमिनेटेड टर्म था या हम उसके पोस्टपोन्ड जो इलेक्शंस के जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको दूर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। फिर जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वो जो लीड कर रही थी एक, यानी कि लैक ऑफ जो प्रोफेशनलिज्म था, यानी कि अगर हम जिसमें बात करते कि जो व्यावसायिकता की कमी थी जिसकी वजह से क्या है एक लीड निकल के आ रहा था पुअर सर्विसेज की, तो उसको दूर करने के लिए पुअर सर्विस
लो प्रोडक्टिविटी, तो इनको दूर करने के लिए हमने क्या किया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया, जिसमें अगर हम बात करते हैं जो नीड था किसके लिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और टाइमली फेयर सही टाइम पे क्या किया जा सके, इलेक्शंस करवाए जा सके, तो इसीलिए हमने 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म के अंडर में। अब देखिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड स्टेट लेजिस्लेशंस का, यानी कि संवैधानिक ढांचा और राज्य विधान के बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो उसके वो डीपीएसपी के अंदर में किस में रखा गया, आर्टिकल 32 के अंदर में इसको मेंशन किया गया। अब आपको याद होगा कि आर्टिकल 32 किसके बारे में कहता है, राइट टू रेमेडीज के बारे में बात करता है। अगर आप फंडामेंटल राइट को देखोगे तो आर्टिकल 32 राइट टू रेमेडीज के बारे में बात करता है। तो अब दी जो स्टेट लिस्ट है, अब स्टेट लिस्ट क्या होते हैं, स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है, कानून बनाती है। तो उसके तहत क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स इनएक्टिंग करते हैं, यानी कि लॉ गवर्निंग देम, मतलब कि देखिए जो सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अनुसूची, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है, सॉरी यहाँ पे मैंने फंडामेंटल राइट में गया, सॉरी वो स्टेट लिस्ट में जाएगा। स्टेट लिस्ट के अंदर में इन स्टेट लिस्ट के 32 एंट्री 32 के अंदर में इसको क्या है मेंशन रखा गया, ताकि राज्य जो लेजिस्लेचर है उन्हें क्या कर सके, नियंत्रित कर सके और उनके रिगार्डिंग में क्या कर सके, कानून बना सके। तो ये किसके अंदर में देखने को मिलेगा, स्टेट लिस्ट के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं काफी मतलब विस्तार के बावजूद क्या है इनकी जो क्वालिटीज है, या हम क्वालिटी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो गुणवत्ता प्रदर्शन की उम्मीदों के अनुसार ये अभी भी प्रॉपरली नहीं हो पाया था। तो जिसके कारण जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको क्या बना देगी, इसमें जरूरत पड़ी थी किसके लिए, रिफॉर्म्स के लिए, किसके अंदर, जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। तो हमने क्या किया था इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। तो अमेंडमेंट करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की बात करते हैं तो इसमें इंश्योर किया जा सके जो भी ऑटोनॉमी है, डेमोक्रेटिक फंक्शंस है, और जो भी इसकी कमियां हैं, या हम बात करते हैं जो भी अननेसेसरी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उसको क्या कर सके, कम कर सके, उससे हटाए जा सके। तो इसके लिए क्या थी, अमेंडमेंट की डिमांड की जा रही थी, अमेंडमेंट की मांग की गई थी। तो इस वजह से हमने क्या किया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे ऐड किया था। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं जो कि था सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटमेंट टू रिफॉर्म, मतलब सुधार के लिए जो केंद्र सरकार की क्या थी, प्रतिबद्धता आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी अभी हम 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था वो क्या था, डेमोक्रेटिक के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, और जो ऑटोनॉमस था, और इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली साउंड फंक्शंस कर सके किसके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। मतलब केंद्र सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लक्ष्य था वो ये था कि जो सहकारी समिति है, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है के लिए लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, पेशेवर, ऑटोनॉमस स्वायत्तता, और इकोनॉमिकली यानी कि जो आर्थिक रूप से कि उसको क्या किया जा सके, उसकी जो फंक्शनिंग है उसको प्रमोट किया जा सके, कामकाज उसका बढ़ाया जा सके। फिर देखिए लोग अगर हम बात करते हैं प्रोपोज्ड जो इनकॉर्पोरेशंस ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टू कवर अ विटल एस्पेक्ट्स लाइक अ डेमोक्रेटिक, ऑटोनॉमस, प्रोफेशनल एंड फंक्शनिंग, मतलब कि जो लोकतांत्रिक, स्वायत्तता, पेशेवर, कामकाज जैसे जो भी इम्पोर्टेंट जो पहलू है, यानी महत्वपूर्ण जो पहलू है उसको कवर करने के लिए एक नए संविधान भागों को इसमें क्या है शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। फिर देखिए एक्सपेक्टेशंस की बात करें जिसमें इंक्लूड था कि इंश्योर किया जा सके जो भी अकाउंटेबिलिटी है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, या प्रोवाइडिंग जो भी डिटरेंस है किसके लिए, लो वायलेंस के लिए। मतलब कि जो इसमें जो एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी, जवाबदेही सुनिश्चित करना था कि वो लोकतांत्रिक यानी कि जो डेमोक्रेटिक फंक्शन है, या हम कानून के उल्लंघन की, वायलेशंस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, तो उसको उसमें क्या है इंक्लूड किया गया। तो इन 3 रीजन की वजह से हमने क्या है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, और 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऐड किया। फिर देखिए अब देखिए बात करते हैं कुछ आर्टिकल और उसके रिगार्डिंग में कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है। अगर हम आर्टिकल 243 ZH की बात करते हैं तो इसमें डिफिनेशंस लिखी गई है, डिफिनेशंस मेंशन किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग में। आर्टिकल 243 ZI की बात करते हैं तो इसमें इनकॉर्पोरेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया, मतलब
कि जो सहकारी समिति है उसका जो स्थापन है उसके बारे में मेंशन है। आर्टिकल 243 जेड जे के अंदर में बात करते हैं तो इसमें नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर्स के बारे में बात रखी गई कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें कितने मेंबर्स होंगे, उसके ऑफिसेस बैरियर्स के बारे में बात रखी गई है आर्टिकल 243 जेड जे के अंदर में। आर्टिकल 243 जेड के अंदर में क्या है, इलेक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड, यानी कि जो भी इलेक्शंस यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनके इलेक्शंस के बारे में, उनके चुनाव के बारे में बात कही गई है, यानी कि उसका प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 243 जेड एल के अंदर में बात करते हैं जो सुपरविजन है और सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड एंट्री मैनेजमेंट, तो ये इसके बारे में किसमें आर्टिकल 243 जेड एल के अंदर में मेंशन किया गया है। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में किसके अंदर मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 243 जेड एम के अंदर में देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 243 जेड एन के अंदर क्या है, कन्वीनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग, मतलब कि आर्टिकल 243 जेड एन के अंदर में बात करें तो सहकारी की जो समिति यानी कि आम सभा की जो बैठक है उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो जनरल मीटिंग बॉडी है उसके बारे में आर्टिकल 243 जेड एन में मेंशन है। आर्टिकल 243 जेड ओ के अंदर क्या है, राइट ऑफ अ मेंबर टू अ गेट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना पाने का सदस्य के पास जो अधिकार है, इंफॉर्मेशन लेने का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 243 जेड ओ के अंदर में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 243 जेड बी में क्या है, रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉरी रिट्स, यहाँ पे आपको रिट्स देखने को मिल जाएगा, किसमें देखने को, कि आर्टिकल 243 जेड पी के अंदर में। फिर आर्टिकल 243 जेड क्यू के अंदर जो भी ऑफिसेस हैं या पेनल्टीज है उसके बारे में मेंशन है। आर्टिकल 243 जेड आर के अंदर जो एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी है तो इसके बारे में मेंशन आर्टिकल 243 जेड आर में किया गया है। आर्टिकल 243 जेड एस, इसमें जो भी एप्लीकेशंस है यूनियन टेरिटरीज के तो उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। और आर्टिकल 243 जेड टी, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी मौजूदा कानून है उसको क्या है, मौजूदा कानूनों का बना रहना, यानी कि कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जो भी कानून बना हुआ है वो कंटिन्यूअस एग्जिस्ट में रहना। तो ये आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर के आर्टिकल 243 जेड टी तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कस, जिसमें हमने आज कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 65 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा, जिसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।